आइए बच्चों, आज हम क्लास 12वीं फिजिक्स में एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम किसी वलय पर अगर आवेश समान रूप से वितरित है तो किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वलय है और इस पर जो है आवेश समान रूप से वितरित है, यानी कि जो चार्ज हमारा यहाँ पॉजिटिव के रूप में है वो क्या है, इस वलय पर समान रूप से वितरित है। और इस वलय के अक्ष से जो गुजरने वाली रेखा है उसके किसी पॉइंट P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो वलय के अक्ष के किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बच्चों हम इस वलय पर एक छोटा सा अवयव चुनते हैं। यहाँ मान लेते हैं एक छोटा सा अवयव वलय पर क्या है, AB है। ये AB अवयव हो गया। तो सबसे पहले हम इस वलय पर जो छोटा सा अवयव AB चुनते हैं, ठीक इस आवेश के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद बच्चों ये हम मान सकते हैं कि ये जो वलय है ढेर सारे छोटे अवयवों से मिलकर बना है। यहाँ अगर हम छोटा अवयव AB के बराबर ढेर सारा छोटा अवयव यहाँ मान लें तो हमारा एक वलय क्या है, उस छोटे अवयवों को मिलाकर बन जाता है। तो सबसे पहले जब हम बच्चों AB के द्वारा यहाँ पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे और जैसे ही छोटे छोटे खंडों को जो मान लेते हैं कि ये ढेर सारे छोटे खंडों से मिलकर बना है, तो हम उसी अवयव का समेशन दे देंगे, यानी कि सारे अवयवों को जोड़ देंगे। तो इस पॉइंट P पर पूरे वलय द्वारा इस पॉइंट पर इस वलय द्वारा इस पॉइंट P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों ये विचार करिए कि अगर पूरे वलय पर मान लेते हैं इस पूरे वलय पर Q आवेश है, जो आवेशों का वितरण है उसका परिमाण क्या है, स्मॉल q है। तो बच्चों ये स्वाभाविक है, अगर उस पर छोटा सा अवयव चुनते हैं तो आवेश की मात्रा स्वाभाविक है कम हो जाएगी इस पे AB पर, यानी कि इसका कोई भाग होगा, यानी कि पूरे आवेश का कोई भाग होगा। जब ये छोटा सा खंड लेते हैं तो आवेश का एक छोटा सा खंड हम मान सकते हैं कि इस पे छोटा सा खंड प्राप्त होगा। बच्चों छोटे भाग को हम डेल्टा से निरूपित करते हैं। तो जब यहाँ बच्चों पूरे पर Q आवेश है तो इस छोटे खंड पर हम डेल्टा Q आवेश मान सकते हैं कि यहाँ पर कितना आवेश है, डेल्टा Q है। तो अब बच्चों जब यहाँ पर डेल्टा Q आवेश है तो ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर पे हमने ये जाना था कि किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी कि आवेश की मात्रा बहुत कम है। तो बच्चों जब हम इस छोटा सा जो अवयव चुन रहे हैं इस पर एक आवेश डेल्टा Q मान रहे हैं, तो ये भी एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करने लगेगा, यानी कि एक, तो बच्चों ये एक बिंदु के समान हो जाएगा। जो आवेश होगा यहाँ पर AB पर एक बिंदु आवेश की तरह हो जाएगा। तो बच्चों जब हम जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, ये उसमें माने थे कि आप अगर यहाँ कोई बिंदु आवेश है उससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया था, तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे आर स्क्वायर आया था। तो बच्चों जब हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि ये भी एक बिंदु आवेश की तरह हो गया, तो अगर इस पॉइंट P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो इस खंड से, यानी कि जो छोटा सा अवयव है उससे पॉइंट P किसी ना किसी दूरी पर है, तो हम उस दूरी को क्या है स्मॉल r मान लेते हैं कि इस खंड से पॉइंट P स्मॉल r दूरी पर है। तो इसके हिसाब से बच्चों जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश से r दूरी पर जो उत्पन्न हो रहा था, इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों जो देखिए इस खंड द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, चूँकि बच्चों ये छोटे आवेश के द्वारा उत्पन्न हुआ है इसलिए छोटा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो बच्चों यहाँ जो छोटा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर पूरा वैद्युत क्षेत्र ई मानते हैं तो छोटा वैद्युत क्षेत्र जो इस खंड द्वारा उत्पन्न हो रहा है उसको मानेंगे डेल्टा ए। तो यहाँ बच्चों जो डेल्टा ई होगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 आया था क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ क्यू क्या है, डेल्टा क्यू है, और इनके बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर है। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ लिखा भी है कि वलय के अवयव ए बी, वलय के अवयव क्या है ए बी के आवेश डेल्टा क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू बटे आर स्क्वायर, जो अभी हमने ये बताया है। अब उसके बाद बच्चों देखिए उसी तरह बच्चों जैसे हम ऊपर माने हैं उसी तरह नीचे भी खंड मान सकते, चाहे ऊपर माने चाहे नीचे माने, कहीं भी मान सकते हैं। और ये खंड बच्चों हमेशा समान दूरी पर होगा, यानी कि इस खंड से पॉइंट P क्या है, समान दूरी। अगर ये r दूरी पर है तो ये भी r दूरी, अगर बीच में कहीं खंड लेते हैं चुनते हैं तब भी r दूरी पर, क्योंकि बच्चों जब देखिए हम ऐसे वलय ऐसे यहाँ से बनाएंगे और उससे r दूरी पर लेंगे तो हर खंड को जब मिलाएंगे उससे कितना r ही दूरी पर होगा। तो आगे जैसे हम देखें बच्चों यहाँ भी नीचे खंड अगर मानते हैं तो ये r दूरी पर होगा, तो यहाँ भी पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जितना यहाँ से उत्पन्न हो रहा है उतने यहाँ से उत्पन्न होगा, बस वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा ठीक इस रेखा के अनुदिश होगा, यानी कि इसी रेखा के सीध में होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है इस खंड द्वारा, उसका डायरेक्शन ये हो गया जो डेल्टा ई उत्पन्न हुआ था। उसी तरह बच्चों अगर मान लीजिए हम यहाँ एक खंड चुनते हैं तो उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न हो रही है, उसी तरह बच्चों इस खंड द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है डेल्टा ई इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो बच्चों उसी तरह ढेर सारा खंड इस पे जब चुनेंगे तो इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उस रेखा के अनुदिश हमको मिलेंगी। तो यहाँ बच्चों देखिए पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, ये जो दोनों खंड द्वारा हम माने हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों जो डेल्टा ई उत्पन्न हुआ है, ये जो यहाँ वलय का अक्ष है उसके साथ कोई ना कोई कोण बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि बच्चों ये वलय के अक्ष के साथ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है मान लेते हैं थीटा कोण बनाता है। तो अगर ये थीटा बना रहा है बच्चों उतने दूरी पर ये है भी, ये भी थीटा कोण बनाएगा। अब बच्चों अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो आप बच्चों वेक्टरों का वियोजन पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर x अक्ष के साथ, मान लीजिए ये x अक्ष है, इसके साथ मान लीजिए एक कोई वेक्टर a है, थीटा कोण बना रहा है, तो वेक्टर के वियोजन के हिसाब से ये वेक्टर एक x अक्ष की डायरेक्शन में वियोजित हो जाएगा, एक ऊर्ध्वाधर y डायरेक्शन में वियोजित हो जाता है। तो उसी तरह बच्चों अगर वलय का अक्ष जो है हम इसको x अक्ष मान लेते हैं तो देखिए x अक्ष के साथ ये क्या है, एक कोण बना रहा है थीटा। तो इसका जब वियोजन करेंगे तो वेक्टर डेल्टा ई का जो वियोजन होगा एक इसके डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि वलय के अक्ष की दिशा में,
और ठीक एक घटक जो बन जाएगा इस वलय के अक्ष के ऊर्ध्वाधर दिशा में हो जाएगा। तो बच्चों अगर यहाँ से अगर हम इस पर लंब डाल देते हैं तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो आप समकोण त्रिभुज के हिसाब से जानते हैं बच्चों, तो ये थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और 90 अंश के सामने क्या होता है, कर्ण, और जो तीसरी भुजा ये बच रही है वो क्या होता है, आधार होता है। तो चूंकि बच्चों देखिए जो इस दिशा में घटक बन रहा है आधार के अक्ष पर बन रहा है, तो अगर हम इसका मान निकालना चाहते हैं तो बच्चों ये आधार है, तो आधार के हिसाब से क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार यही निकालना है बच्चों, आधार, तो आधार बटे कर्ण का मान कितना है, डेल्टा ई। तो आधार बराबर कितना आ गया, डेल्टा ई कास थीटा। तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में जो डेल्टा ई का घटक बनेगा क्या बन जाएगा, डेल्टा ई कास थीटा। उसी तरह बच्चों ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में आप देखेंगे तो जो ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन बन रहा है ये लंब है, लंब की दिशा में बनेगा। तो यानी कि जिस दिशा में लंब है उसी दिशा में ये क्या है, हमारा ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के लिए आप साइन थीटा का प्रयोग करिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हो गया आपका साइन थीटा लंब बटे कर्ण कितना है, डेल्टा ई। तो लंब बराबर क्या हो गया, डेल्टा ई साइन थीटा। तो इसका देखिए बच्चों जो ऊर्ध्वाधर घटक बन रहा है वो क्या है, डेल्टा ई साइन थीटा हो गया। उसी तरह बच्चों जब देखिए इस घटक का इधर निकालेंगे हम, तो अभी जो गणना अभी देखिए बच्चों हम इस डेल्टा ई का घटक निकाल रहे थे। अगर अब इस डेल्टा ई का घटक निकालें तो जो क्षैतिज घटक होगा वो भी क्या बनेगा, इसमें डेल्टा ई कास थीटा ही बनेगा। और जो यहाँ ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ डेल्टा ई का घटक बनेगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई साइन थीटा। अब देखिए बच्चों इसी तरह सारे जो यहाँ पर खंड बने हुए हैं, जो सारा खंड हम विचार करेंगे, इनके एक घटक क्या होंगे, क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो देखिए बच्चों जो क्षैतिज दिशा में घटक है उनका डायरेक्शन एक है और जो ऊर्ध्वाधर घटक है उनका डायरेक्शन विपरीत है। और बच्चों उनका परिमाण जो है यानी कि जो मान है वो क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब कि जब परिमाण बराबर है, डायरेक्शन विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक का जो प्रभाव होगा वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है, इसलिए सारे घटक क्या है, जुड़ जाएंगे। तो पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों केवल डेल्टा ई कास थीटा के योगफल के बराबर होगा। तो इसको समझने के लिए बच्चों अब देखिए बच्चों अगर हम सारे घटकों का जो क्षैतिज घटक बन रहा है उनका योगफल कर दें तो इस वलय के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो जाएगी। अर्थात वलय के केंद्र से x दूरी पर जो पॉइंट हम चुन रहे हैं उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मालूम हो जाएगी। यानी कि केंद्र से अगर x दूरी पर कोई पॉइंट है तो कितना वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता उत्पन्न हो रहा है, वो जब हम डेल्टा ई कास थीटा का समेशन यानी कि योगफल कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों इसमें लिखा भी गया है कि डेल्टा ई का वलय के अक्ष के अनुदिश घटक क्या है, डेल्टा ई कास थीटा अभी हमने बताया है, बराबर हो जाएगा। डेल्टा ई का मान हमने बच्चों क्या निकाला है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू बटे आर स्क्वायर। फिर आगे कास थीटा कर देंगे।
आगे कहा गया है बिंदु P पर वलय की अक्ष OP, वलय का अक्ष क्या है OP के अंदिश वैद्युत क्षेत्रों के घटक, यानी कि इस अक्ष के अंदिश जो वैद्युत क्षेत्र के घटक है परस्पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है एक है, एवं अक्ष के लंबवत घटक, यानी कि जो ये लंबवत घटक बन रहे हैं परस्पर निरस्त हो जाएंगे। अभी हमने बताया क्यों निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि परिमाण बराबर है और दिशा इनकी विपरीत है। अब देखिए बच्चों, पूरे वलय के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर Q आवेश है उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, टोटल E हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, अगर हमको इस पॉइंट P पर पूरे वलय के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम करना है, तो जो यहाँ पर इनके अवयव से ये क्षैतिज घटक हमको प्राप्त हो रहे हैं डेल्टा E cos थीटा इस अक्ष की दिशा में, यानी कि OP की दिशा में, तो सभी घटकों का योगफल कर देंगे यानी समेशन कर देंगे, तो इस वलय के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो जाएगी। अतः हम लिख सकते हैं समेशन डेल्टा E cos थीटा। अभी हमने बच्चों निकाला है डेल्टा E का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर आया था डेल्टा Q/r² cos थीटा। अब देखिए बच्चों, समेशन से हम बाहर कर लेंगे जो कांस्टेंट है, हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो भी खंड हम इस पे लेंगे सभी से दूरी r ही होगी, यानी कि r सभी खंडों के लिए समान होगा, इसलिए सभी खंडों के लिए r क्या है कांस्टेंट है, नियत बना रहेगा, इसलिए हम r² को भी बाहर कर लेंगे, और cos थीटा भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी खंड इस पे हम चुनेंगे, चाहे जो भी खंड लेंगे, हमेशा ये जो खंड वाली रेखा है और जो यहाँ खंड वाली रेखा हम P पर यहाँ खंड और P से मिलाने वाली रेखा के साथ हमेशा OP क्या है समान कोण बनाएगा, इसलिए cos थीटा भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। केवल बच्चों डेल्टा Q, जहाँ डेल्टा का प्रयोग होता है बच्चों समझ जाइए कि वो वेरिएबल है, इसलिए वेरिएबल है क्योंकि देखिए बच्चों, हम जो AB यहाँ खंड चुन रहे हैं, यहाँ पर हम स्वतंत्र हैं, इससे छोटा भी खंड यहाँ ले सकते थे और इससे बड़ा भी ले सकते थे। जब छोटा खंड यानी कि स्वेच्छा से हम खंड छोटा बड़ा ले सकते हैं, तो जब छोटा बड़ा करेंगे तो उसके अनुसार बच्चों डेल्टा Q क्या होगा परिवर्तित होगा। अगर बड़ा कर देंगे तो डेल्टा Q का मान ज़्यादा हो जाएगा, इससे छोटा कर देंगे तो इसकी अपेक्षा डेल्टा Q क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो इसलिए डेल्टा Q हमारा क्या होगा वेरिएबल होगा, यानी कि परिवर्तनशील होगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट है बच्चों समेशन से बाहर लाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा 1/r² cos थीटा, और जो वेरिएबल है उसको समेशन के अंदर रखें। अब इसके बाद बच्चों समेशन कर रहे हैं किसका डेल्टा Q का, तो अगर डेल्टा Q का हम समेशन दे दें, अगर AB के बराबर, यहाँ फिर हम अलग अलग खंड लेते हैं बच्चों, अगर उनको जोड़ते हैं तो पूरे वलय के आवेशों को अगर जोड़ते हैं तो बच्चों जितना आवेश वितरित है उसके योगफल के बराबर हो जाएगा। बच्चों अगर इस पर Q आवेश वितरित था तो डेल्टा Q को जोड़ेंगे, जितने भी डेल्टा Q हैं सबको जोड़ेंगे तो हमको Q ही प्राप्त होगा, इसलिए डेल्टा Q का समेशन हमको मिल जाएगा कितना Q, यानी कि डेल्टा Q बराबर क्या है Q, इसलिए लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा बटे r², और फिर यहाँ हो जाएगा Q। इस प्रकार बच्चों हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे आर स्क्वायर कास थीटा। यानी बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई उत्पन्न होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर कास थीटा होगा। अब आगे देखिए बच्चों, इस फार्मूले में हम लाएंगे यक्स और ए के पदों में, यानी कि ये ज्ञात करेंगे कि इसके केंद्र से कितनी दूरी पर इस अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न हो रही है इसके साथ देखेंगे, यानी कि केंद्र से कितनी दूरी पर उत्पन्न हो रहा है, और वलय की त्रिज्या जो ए है उस पर कैसे निर्भर करती है। तो इसलिए हम आर को यहाँ से हटाकर यक्स और ए के पदों में लाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम लिखें तो R बराबर हमको क्या मिलेगा। यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, तो इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें 90 अंश के सामने कर्ण कौन बन रहा R, ये क्या हो गया लंब, यक्स क्या हो गया आधार। तो इसलिए कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर कास थीटा को अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए बच्चों, इस समकोण त्रिभुज में हटाएंगे तो हम जानते हैं कि कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया यक्स और कर्ण कितना हो गया आर। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ से हम हटाएं अगर इनको, तो ई बराबर हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पर बच्चों, नहीं तो अभी यहाँ रहने दीजिए आर स्क्वायर, और कास थीटा की जगह पर रख दीजिए आप यक्स बटे आर। कितना रख देंगे, यक्स बटे आर। अगर इनको सरल कर देंगे तो ये बन जाएगा क्यू यक्स बटे आर क्यूब। क्या बन जाएगा, क्यू यक्स बटे आर क्यूब। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर आर हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो हमको मिलेगा क्या, तो चूँकि देखिए आर स्क्वायर क्या आया था, यक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो आर की जगह पर हम इतना रख दें तो ई बराबर हमको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स बटे, यहाँ हो जाएगा आर की जगह पर इतना बच्चों रखेंगे तो हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर कितना हो गया 3। और इसको बच्चों जब घातांकी नियम से सरल करेंगे, घातांकी नियम से सरल करने के बाद हमको मिल जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, अगर ए की पावर यम है कि पावर यन है तो इन दोनों घातों का गुणा हो जाता है, ए की पावर यम एन लिखा जा सकता है। तो उसी तरह एक पावर 1/2 है और फिर उसका पूरे का पावर 3 है, तो इसलिए दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वलय से यक्स दूरी पर मिल गई। वलय के बच्चों यही हमारा क्या है, वलय के केंद्र से वलय के अक्ष पर किसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको मालूम हो गया। इस सूत्र की सहायता से हम वलय के अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगर बच्चों यक्स बराबर 0 हो जाए, यदि यक्स बराबर 0 यानी कि पॉइंट P बिंदु O पर आ जाए, यानी कि पॉइंट P उसके केंद्र पर हो, तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लिख सकते हैं अर्थात बिंदु P वलय के
केंद्र पर हो तब E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू, यक्स की जगह पर 0 रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर, a का स्क्वायर की पावर 3/2। हल कर देंगे बच्चों, ये पूरा कितना आ जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे 0 आ गया और 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि वलय के केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों होगी वो कितनी होगी, 0। यानी कि वलय पर जो आवेश वितरित है उसके केंद्र पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं उत्पन्न करेगा। अब इसके बाद बच्चों अगर मान लेते हैं कि यक्स अब देखिए बच्चों, यदि a इज लेस दैन x, यानी कि जो वलय का त्रिज्या है इस यक्स से क्या है, बहुत कम है, a इज वेरी वेरी लेस दैन x, यानी कि जो पॉइंट P है वलय के केंद्र से काफ़ी दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो उस समय बच्चों a स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस दैन x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जब उसका वर्ग करेंगे, जब ये बहुत छोटा है तो उसका वर्ग और भी छोटा हो जाएगा। जैसे अगर बच्चों मान लीजिए कि 0.1 है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.01, 0.01 बन गया, तो बच्चों इसकी अपेक्षा क्या है, और छोटा बन गया। यानी कि छोटी संख्याओं का वर्ग करने के बाद वो और छोटी होती चली जाएंगी। तो अगर बच्चों ये स्थिति उत्पन्न होता है, यानी कि ए स्क्वायर वेरी वेरी लेस दैन एक्स स्क्वायर हो जाए, तो उस समय हम ए स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, यानी कि उसको नगण्य मान सकते हैं। इसलिए ए स्क्वायर को छोड़ने के बाद हम ए स्क्वायर की जगह पर यहाँ 0 रख कर देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स बटे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर की पावर 3/2। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू यक्स बटे यक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स बटे यक्स क्यूब। तो यहाँ से बच्चों यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यक्स स्क्वायर। यानी कि हमारा हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे यक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे तो उस समय पढ़े थे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो बच्चों अगर ये बहुत छोटा हो जाए, तो छोटा होने का मतलब बच्चों जब देखिए हम छोटा करते जाएंगे तो वलय छोटा होता जाएगा। अगर हम a को 0 मान लेते तो बच्चों ये एक बिंदु आवेश की तरह हो जाएगा। तो बच्चों अगर एक बिंदु आवेश की तरह हो जाएगा तो उससे यक्स दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो जब बिंदु आवेश की तरह होता है तो E बराबर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या बन जाएगा Q बटे, जब बिंदु की तरह है तो जो बिंदु वाला फार्मूला उस पर रख देंगे, उसमें R दूरी पर माने थे तो यहाँ यक्स दूरी पर है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर वलय से बहुत ज़्यादा दूरी पर है कोई बिंदु, पॉइंट जो P ले रहे हैं, तो उस समय वलय क्या है, एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, एक बिंदु जैसा हो जाएगा,
क्योंकि जब दूरी बढ़ेगी तो उसकी अपेक्षा क्या है, एक ये बिंदु के समान हो जाएगा, यानी कि बिंदु के समान प्रतीत होने लगेगा। इसलिए बच्चों ये फार्मूला जो हमने चेंज किया है कि ये बहुत कम होने के बाद क्या है, देखिए बच्चों जब त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो आवेश एक बिंदु की भांति कार्य करने लगेगा, एक बिंदु जैसा प्रतीत होगा। तो उस समय हमारा एक बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी उसी फार्मूले के रूप में ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो के लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।